नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के दिल्ली सचिवालय से मैं हूं शरद शर्मा। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के साथ में। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सोमवार की शाम को दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर डीजे बंद करने को लेकर दो जो समुदाय हैं वो आपस में भिड़ गए। दोनों जो समुदाय हैं उन्होंने आपस में दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है और इस भिड़ंत में 20 लोग, पुलिस वालों समेत 20 लोग घायल हुए हैं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना क्षेत्र में पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। सोमवार की देर शाम विसर्जन शोभा यात्रा में मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर बवाल हो गया। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, हमला व आगजनी की। घटना में 2 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोग घायल हो गए थे। कई घरों में तोड़फोड़ हुई और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है। गिरफ्तारी चल रही है, लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफी संख्या में गिरफ्तारियां हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको उकसाया, खुद किया, इसके पीछे हैं, एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। दोनों समुदाय झगड़े के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। बाबा जी ने आरती किया, आरती करने के बाद वो मूर्ति आगे लगाई गई। फिर उसके बाद में मौलवी साहब निकले, उन्होंने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ाइए। हमने कहा चाचा गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पहले वल्लीपुर की मूर्ति आगे लग जाए, उसके बाद में बढ़ा दे। इतने में वो विवाद शुरू होगा। मस्जिद से कम 200-300 लोग हथियार लेके निकले और सब पर टूट पड़े। ये लोग डीजे बजाते हुए जा रहे थे। रोडी के ऊपर एक मस्जिद है। जब मस्जिद के सामने पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज़ डीजे बज रहा था, जिस पर लोगों ने मना किया कि भाई डीजे मत बजाइए, नमाज हो रही है। नमाज के वक्त इन लोगों ने और तेज़ डीजे बजा दिया और उसी में दोनों उसमें तकरार हो गई और क्या कहते हैं, इससे फसाद खूब बड़ा हुआ। इन लोगों ने मतलब कि मस्जिद को जलाया, मस्जिद में आग लगा दिया, बहुत सारी दुकानों को जलाया। कई लोग जख्मी हैं, लेकिन अभी तक न तो मुसलमानों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई गिरफ्तारी दूसरे फिरके की हुई है। अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं 51 नामजद मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर हुई है और मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है। ये एकतरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन आरोपों के बीच पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हंगामे के दौरान का बल्दी राय थाना अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, वल्लीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। पुलिसकर्मी कह रहा है कि इस यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। ऐसी कार्रवाई होगी कि वो भूल नहीं पाएंगे। किसी भी हालत में अराजकता बर्दाश्त नहीं है। यूपी पुलिस की लापरवाही अगर ना होती तो शायद ये हादसा टल सकता था। प्रशासन का आदेश है कि नई शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी, लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे, जो पुरानी परंपरागत यात्राएं हैं वही निकलेंगे। लेकिन फिर भी शोभा यात्रा को इजाजत कैसे दे दी? जब इजाजत दी तो पुलिसकर्मी वहां पर इक्का दुक्का ही मौजूद थे, प्रशासनिक अमला नदारद था। अगर ये सब पुलिस ने एहतियात बरते होते तो शायद ये घटना नहीं होती। सुल्तानपुर में सहयोगी अशोक गौतम के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। केरल में एक हैरान परेशान करने वाला मामला सामने आया है। 2 महिलाओं की हत्या हुई है और इस हत्याकांड में
सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि महिलाओं की बलि दी गई है। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी दंपति है उसने इन महिलाओं का मांस खाया है। पुलिस ने कल 3 आरोपियों मसाज थेरेपिस्ट भगवंत सिंह, उनकी पत्नी लैला और उनके एजेंट मोहम्मद शफी को गिरफ्तार किया। आरोपी पति ने तंत्र मंत्र से पैसा शोहरत हासिल करने के लिए नरबली दी। उनका एजेंट शफी ही उन दोनों महिलाओं को लालच देकर आरोपी के घर लाया, जहां उनकी बलि देकर दफना दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस पिछले कुछ दिनों से लापता लोगों के मामले की भी जांच में जुटी है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। Main conspirator of this case is accused number 1, Shafi alias Rashid. So he actually designed the conspiracy. He trapped A2 and A3 into believing that human sacrifice is needed for their financial well-being. केरल में 2 महिलाओं का जो बलि लिया गया वो अश्मयुगीन अपराध है। यह बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, हत्या है और इसका जितना भर्त्सना की जाए कम है। पूरे देश का और केरल में तो मैं देख रहा हूं कि सारी महिलाएं बहुत गुस्से में है। सीधी जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको जल्दी सजा भी होनी चाहिए। यही सबकी इच्छा है और हमारी भी यही मांग है। और अब एक अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस देने का फैसला किया है। फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे के 11,27,000 कर्मचारियों को 1832 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी। इसके साथ ही तेल कंपनियों के लिए एक मुश्त अनुदान मंजूर किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों का देश के नागरिकों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए ये फैसला लिया गया। इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा। और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। और ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी के बाराबंकी में बाढ़ से बुरा हाल। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों के मौत के आरोप वाली भारतीय कंपनी मेडन फार्मा की सभी तरह की दवाइयों के उत्पादन पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। जांच में पाया गया कि कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट में कई खामियां थी। इसको लेकर कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया है और पूछा गया है कि क्यों नहीं आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। मेडन फार्मा की तमाम दवाइयों के उत्पादन पर रोक। हरियाणा और केंद्र सरकार के ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मेडन फार्मा के इस प्लांट के निरीक्षण के दौरान और शक के घेरे में आई कफ सिरप को लेकर कई तरह की खामियां पाई। हरियाणा के ड्रग कंट्रोलर ने मेडन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा है। इस नोटिस में कहा गया कि मिली खामियों को देखते हुए क्यों न आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अफसरों को निरीक्षण के दौरान शक के दायरे में आई कफ सिरप के उत्पादन और टेस्टिंग में इस्तेमाल उपकरणों की लॉगबुक नदारद मिली। सिरप में इस्तेमाल कई सॉल्ट के बैच नंबर भी नहीं मिले।
कंपनी ने गांबिया भेजी गई कप सिरप का सही तरीके से वैलिडेशन भी नहीं किया। सवालों के घेरे में आए प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट भी कंपनी देने में नाकाम रही। फार्मा कंपनी ने डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल को लेकर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की क्वालिटी टेस्टिंग तक नहीं की। सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो 3 ड्रग्स WHO ने मेंशन किए हैं, उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में। उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। उसका तो उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी। उसमें काफ़ी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। मेडन फार्मा की अलग अलग दवाइयों को लेकर देश के 4 राज्यों ने अलग अलग वक्त पर खामियों की बात कही थी। वहीं इस फार्मा कंपनी के खराब प्रोडक्ट को लेकर वियतनाम ने 2 साल तक इसे बैन भी किया था। अब हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कंपनी के उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। उनको मद्दे रखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। वहीं कर्नाटक और केरल सरकार ने गांबिया की खबर के बाद एहतियातन अपने राज्यों के फार्मा कंपनियों को इस बात पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं कि उत्पादन हो रहे सिरप में इस्तेमाल हो रहे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा की सही से जांच सुनिश्चित की जाए। सख्ती भी जरूरी है और जरूरत सख्त फैसले लेने की भी है, साथ में सबक भी, क्योंकि सवाल महज एक कंपनी का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख से जुड़ा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू नदी उफान पर है। हालत ये हो गई है कि बाढ़ का पानी अब कई गांव में घुस चुका है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की समस्या हो गई है। हर तरफ पानी है, इसलिए ये हालत इस समय दिखाई दे रही है कि कहीं ऊंचे स्थान पर लोग तख्त लगाकर खाना बना रहे हैं, तो कुछ जो बाढ़ पीड़ित हैं वो नाव में ही चूल्हा जलाने को मजबूर हो रहे हैं। अजय सिंह की रिपोर्ट। सिरसौली गौसपुर तहसील के तिलवारी गांव की ये महिला नाव पर खाना बना रही है। यहाँ 4-5 दिनों से सरयू नदी का पानी इस कदर बढ़ा कि वह घरों के भीतर जा चुका है। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन अभी पूरी तरीके से इनकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो नाव पर ही खाने का इंतजाम हो रहा है। बहुत पानी आ गया सर, घरों में पानी भर गया है। इतनी समस्याएं हो रही हैं, जीव जंत निकल के घर में आ रहे हैं। खाना बनाने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने में बड़ी दिक्कत हुई। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं हुई है, ना कोई, बस नाव लगा दी गई है सेंटर पर। अभी कोई खाने पीने का ना कोई लंच पैकेट है, ना कुछ, कोई भी व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं हुई। घर में पानी भरा, तख्त के ऊपर लोग चारपाई रख के और कोई व्यवस्था करके किसी तरह खिचड़ी तहरी बना के किसी तरह बच्चों को का पेट पालन हो रहा है। ये समझ लीजिए इतनी समस्या, ऊपर से भी परस रहा, नीचे से तो आप लोग देख ही रहे। सरयू नदी में आई यह बाढ़ पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से है। बाढ़ के चलते जिले की 3 तहसीलों रामनगर, सिरौली गौसपुर और रामसनेही घाट के सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। सैकड़ों हेक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मौका मुआयना करने पहुंचे जिलाधिकारी लोगों की मदद का भरोसा दिलाते हैं। बाढ़ को लेकर के मैंने और माननीय मंत्री जी ने रामसनेही घाट के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण किया है। वहाँ पर जो हमारे संबंधित एसडीएम्स हैं वो लोग भी उपस्थित थे। चारे की समस्या, जो राशन की किट्स हैं उनका वितरण कल से स्टार्ट हो जाएगा, और जो कई जो घाघरा की साइड वाले जो एरियाज हैं उनमें फसल काफ़ी प्रभावित है, तो उसके मुआवजे के लिए भी सूची बनाने के लिए निर्देशित किया है। मेडिकल टीम्स हमारी उपस्थित हैं। बाराबंकी जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रामसनेही घाट तहसील क्षेत्र के सिमरी गांव के ग्रामीण बांसबल्ली का पुल बनाकर जान जोखिम में डालकर उस पर से निकल रहे हैं। ये शिकायत आम है कि सरकारी उपेक्षा की वजह से ये जानलेवा रास्ता लेने को मजबूर है। बाराबंकी से सरफराज वारसी के साथ वाराणसी से अजय सिंह,
NDTV इंडिया।